देखिए रिडॉक्स रिएक्शन चल रहा था, उसमें बैलेंसिंग हम लोग सीख रहे थे। हाफ सेल को बैलेंस करना सिखाया था आपको आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से, है ना। सबसे पहले हाफ सेल में एटम बैलेंस करते हैं, फिर टोटल लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड देन चार्ज बैलेंसिंग यूजिंग H प्लस OH माइनस। और लास्ट स्टेप क्या होता है? लास्ट स्टेप क्या होता है? लास्ट स्टेप हाइड्रोजन बैलेंसिंग यूजिंग वाटर, नहीं मतलब हाफ सेल के लिए। और ओवरऑल रेडॉक्स रिएक्शन बैलेंसिंग के लिए पांचवा स्टेप भी ऐड होता है ना। ठीक है, अभी जैसे आपको अब ओवरऑल रिएक्शन थोड़ा ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से बताता हूं। ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से कैसे हम बैलेंस करेंगे। जैसे अभी यही क्वेश्चन देखो, Cr2O7 माइनस 2 और क्या दिया था SO2, नहीं और क्या दिया हुआ है Cr प्लस 3 प्लस SO4 माइनस 2, ऐसे ही है। सबसे पहले चूंकि 11th लेवल है तो थोड़ा बहुत ज्यादा शॉर्टकट नहीं, कम से कम हाफ सेल लिखना, उससे हाफ सेल आइडेंटिफाई कर लोगे। तो चलो पहले हाफ सेल लिखते हैं। हाफ सेल क्या होने वाला है इसका बताओ, कौन कहां से कहां जा रहा है, कौन सा ऑक्सीडेशन हाफ सेल है, कौन सा रिडक्शन हाफ सेल है। तो क्रोमियम प्लस 6 से प्लस 3 गया, तो क्रोमियम का शायद रिडक्शन हुआ है। अरे यस नो। सल्फर प्लस 4 से प्लस 6 गया है, तो सल्फर का क्या हुआ है यहाँ पे, ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हाफ सेल अलग अलग लिख देते हैं, सब लोग ध्यान देंगे। क्या लिख दें ऑक्सीडेशन हाफ सेल में? पहले रिडक्शन हाफ सेल लिख देते हैं। Cr2O7 माइनस 2 गिव्स क्या, Cr प्लस 3, राइट। बोलो। और यहां पे बताओ SO2 गिव्स, ठीक है। पहला स्टेप, पहले तो हाफ सेल लिखा है, पहला स्टेप क्या था बच्चे? हाँ, एटम बैलेंस। चलो कर देते हैं। तो एटम बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, 2Cr प्लस 3। यहाँ पे एटम ऑलरेडी बैलेंस है क्या? सल्फर का बदल रहा है और वो ऑलरेडी बैलेंस्ड है ना। मैं ना पहले ट्रेडिशनल मेथड जो आपको सिखाया हूं उससे पहले सॉल्व कर देता हूं, फिर मैं बताता हूं ऑक्सीडेशन नंबर मेथड में क्या बदलता है। तो आपको दोनों स्टेप एक साथ दिख जाएंगे। सेकेंड स्टेप क्या था, टोटल लॉस या गेन। दोनों क्रोमियम प्लस 6 पे है, यहाँ दोनों क्रोमियम प्लस 3 पे है, तो प्लस 12 से प्लस 6 क्या लिख दें, 6 इलेक्ट्रॉन 2Cr प्लस 3। बोलो। अच्छा यहाँ पे देखो प्लस 2 से प्लस 4 है, सॉरी प्लस 4 से प्लस 6 है, पर सल्फर यहाँ पे प्लस 4 पे है और यहाँ पे प्लस 6 पे है। तो प्रोडक्ट के साइड में क्या कर दें, वेरी गुड, यहां तक समझ गए। मेन वही ट्रेडिशनल मेथड, दोनों हाफ सेल को पहले आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से बैलेंस कर रहे हैं, दोनों हाफ सेल को आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से बैलेंस कर रहे हैं। गुड टू गो। नाउ थर्ड स्टेप, थर्ड स्टेप बताइए जल्दी क्या है। हाँ, चार्ज बैलेंसिंग, चार्ज बैलेंसिंग यूजिंग H प्लस, राइट। बोलिए क्या, कैसे चार्ज बैलेंस होगा? इधर नेट चार्ज -8 है और उधर नेट चार्ज +3 है, सॉरी +6। दोनों तरफ क्या करना है हमें, नाइसा ध्यान दीजिए इधर, दोनों तरफ क्या करना है बताइए। इधर नेट चार्ज कितना है, -8। -8 कैसे समझ में आ रहा है, यहाँ -2 और यहाँ -6, कितना हो गया -8। और इधर नेट चार्ज क्या है, +6। इधर ध्यान दो, सीख जाएंगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, उस माइंडसेट से बैठो ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 10 क्वेश्चन करने के बाद सीख जाते हैं, बस वो 10 क्वेश्चन का एफर्ट थोड़ा मुश्किल है। 10 नहीं बने फिर भी हम ट्राई करते रहे, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। -8 और इधर +6, दोनों तरफ +6 कर दें क्योंकि मीडियम एसिडिक है। कैसे होगा, इधर +6 है तो इधर +6 कैसे होगा, इधर -8 ऑलरेडी है, इधर +6 है और इधर -8 है, दोनों तरफ +6 कर दें। तुरंत एकदम स्पॉन्टेनियस होना पड़ेगा बच्चे,
Cr2O7 -2 plus 14H plus 6 electron gives 2 Cr plus 3। इसी को पहले आगे बताओ। अब हाइड्रोजन बैलेंस करें यूजिंग वाटर। तो इधर हाइड्रोजन कितना है, उधर है क्या, नहीं। फोर्थ स्टेप, ये ऑलरेडी लास्ट क्लास का पहला सवाल था जब हमने बैलेंसिंग शुरू किया, इसी से शुरू ही किया था हमने। बोलिए 2Cr plus 3 plus 7H2। जब बैलेंसिंग शुरू किया था इसी से शुरू ही किया था। देखो ये हाफ सेल बैलेंस हो गया। चलो इधर इधर बताओ, पहला दूसरा स्टेप हो चुका है, तीसरा स्टेप क्या करें यहाँ पे, जल्दी बोलो। नेट चार्ज इधर कितना है, -4। तो दोनों तरफ चार्ज बैलेंस करने के लिए क्या करें, वेरी गुड, SO4 -2 प्लस 4H प्लस कर दे क्या, 4H प्लस ना। अच्छा अब हाइड्रोजन बैलेंस है क्या, नहीं। क्या करें हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए, वेरी गुड, SO2 प्लस 2 वाटर, SO4 -2 4H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। यहां तक ओके है। ये तो हो गया दोनों हाफ सेल 4 स्टेप में बैलेंस। अब हमें लेकिन बैलेंस तो रेडॉक्स रिएक्शन करने थे ना। अब क्या करें बताओ, ओवरऑल क्या करें, कैसे बैलेंस करें। यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन का गेन लॉस, सॉरी गेन है, यहाँ 2 का लॉस है। इलेक्ट्रॉन देख के डिसाइड होता है कि कितने से मल्टीप्लाई करने हैं, अदर किसी और चीज को मत देखो। लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर करनी है। तो इधर कितने इलेक्ट्रॉन का लॉस गेन है, 6, और उधर क्या करें, इसको 3 से मल्टीप्लाई करें और इससे ऐड कर दें। तो इसको पहले 3 से मल्टीप्लाई करके लिख दें क्या, 3SO2 है ना, 3SO2 प्लस 6H2O gives 3SO4 -2 प्लस 12H प्लस ना, 3 से मल्टीप्लाई किया ना बच्चे, प्लस 6 इलेक्ट्रॉन, राइट। और इसको 1 से मल्टीप्लाई करके लिखना है तो इसको एज इट इज लिख देते हैं। क्या लिखते हैं, Cr2O7 -2 14H प्लस 6 इलेक्ट्रॉन गिव्स 2 ऑफ Cr प्लस 3 प्लस 7H2O। बोलो ऐड कर दें, क्या मिलेगा ऐड करने से, हाँ इलेक्ट्रॉन कैंसिल कर दें, लॉस और गेन इलेक्ट्रॉन बराबर खत्म। इधर देखो 14H प्लस है, इधर 12H प्लस है, तो नेट H प्लस इधर कितना, इधर 6 वाटर है, इधर 7 वाटर है, एक वाटर मॉलिक्यूल प्रोडक्ट की तरफ बचेगा। वेरी गुड, क्या लिख दें, Cr2O7 -2 प्लस 3 ऑफ SO2 प्लस 2H प्लस, राइट, 2H प्लस। प्रोडक्ट में क्या बचेगा, 3CrO4 -2 प्लस 2Cr प्लस, देखो हो गया बैलेंस। ये कौन से मेथड से हमने बैलेंस किया अभी इसको, ट्रेडिशनल आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से, राइट, है ना। बोलिए अब हम इसको करते हैं कौन से मेथड से बैलेंस, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से करें। बोलिए, देखो अभी तुम्हारे लिए स्टेप्स बड़ा सिंपल हो जाएंगे, कैसे मैं बताता हूं, करें, आगे बढ़े, है ना। नहीं है डिफिकल्ट, बात मानो। 11 में सीखने में दिक्कत आती है, सब पूरा इंडिया को ही दिक्कत आती है, ऐसा नहीं है तुम नए बच्चे हो, है ना। लेकिन एफर्ट लगाने पड़ते हैं और लोग सीख जाते हैं, क्योंकि स्कूल एग्जाम में भी आते हैं ना। स्कूल वाले बच्चे तो इसको कर ही पाते हैं, क्योंकि उनको पता है बोर्ड एग्जाम में आएगा 11th के फाइनल में, तो 5 मार्क्स या 4 मार्क्स के आते हैं, वो करते हैं बैलेंसिंग, है ना। ज्यादा नहीं, जितना क्वेश्चन मैंने कराया उसको 4 बार और कर ले, 4-5 क्वेश्चन और कर लेना। तुम्हारे नीट में कैसे सवाल आएंगे, एक अनबैलेंस रिएक्शन दिया होगा और उसमें पूछ देगा कि बताइए SO2 का क्या कोफिशिएंट होगा इन द बैलेंस रिएक्शन, तो वहां पे इंटीजर में ऑप्शन रहेगा 1 2 3 4, तो अगर तुमने बैलेंस किया तो वहां 3 टिक करके आओ। समझे कैसे सवाल होंगे क्या, ठीक है।
देखो ऑक्सीडेशन नंबर में अगर बैलेंस करना है इसको तो कैसे कर सकते हैं, करें बात करें। क्या रिएक्शन था जो Cr2O7 minus 2 plus SO2 gives Cr plus 3 plus SO4 minus 2. सबसे पहला स्टेप मैं बोलूंगा कि आप उस एटम को अलग अलग मत लिखो, डायरेक्टली आप उस एटम को बैलेंस कर दो जिसका ऑक्सीडेशन नंबर बदल रहा है। क्या कर दें, सबको ऐसे ही रहने दो। मुझे तो पता है सल्फर का बदल रहा है और सल्फर बैलेंस है, और क्रोमियम का भी बदल रहा है लेकिन क्रोमियम बैलेंस नहीं है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो बस। पहला स्टेप हो गया। देखो अलग अलग नहीं लिखा मैंने, अलग अलग नहीं लिखा। अब यहां पे क्या करना है, फिर से वही टोटल इंक्रीज एंड डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, इलेक्ट्रॉन के टर्म्स में नहीं लिखना है। दोनों क्रोमियम कितने पे है, +6H, ये पता होना चाहिए। ये कहा, ये पहला एप्लीकेशन है बच्चे कि ऑक्सीडेशन नंबर पे एक्स्ट्राऑर्डिनरी हमें कमांड चाहिए। अगर वो नहीं है ना तो फिर पक्का गलती होना है। +6 +4 +3 +6, ये तो तुरंत लिख दो, तभी तो पता चलता है ना किसका ऑक्सीडेशन नंबर बदल रहा है। तो देखो पूरा एज इट इज लिखा है मैंने, दिख रहा है कुछ बदला है, जो है वही लिखा है, बस एक नया स्टेप क्या कर दिया, उस एटम को बैलेंस कर दिया जिसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है, बदल रहा है। अब हम देखेंगे दोनों क्रोमियम यहाँ कितने पे है, प्लस, दोनों क्रोमियम मिला के +12, और यहाँ दोनों क्रोमियम मिला के, बताओ, दोनों क्रोमियम मिला के +12, और यहाँ दोनों क्रोमियम मिला के, तो कितने से घटा है, 6 से घटा है। इसको ऐसे एरो लगा दो, चलेगा, घटा है +6 से +3 +6 से +3, दोनों +6 से +3, मतलब दोनों मिला के टोटल कितने से घटा है, 6 से। गुड टू गो। अच्छा यहाँ पे कितने से बढ़ा है, +2 से +4 से +6, कितने से बढ़ा है, 2 से बढ़ा है। यस नो, बोलिए। तुम चाहो तो डायरेक्टली इसका कोफिशिएंट को इन दोनों से मल्टीप्लाई कर सकते हो, शॉर्टकट। अब देखो थर्ड स्टेप, सेकंड स्टेप या थर्ड स्टेप, कौन सा ऑक्सीडेशन नंबर मेथड का, या इन दोनों में जो कॉमन क्या है, यहाँ पे अगर हम इसको 1 माने, इसको 6 इसको 3 मान सकते हैं। मिनिमम नंबर क्या है, 1 और 3 है ना, अगर देखा जाए तो यहाँ एक तरह से हम बोल सकते हैं। अच्छा एक बात बताओ, अगर ये 6 से घटा है, ये 2 से बढ़ा है, ऐसा ही है ना, अगर दोनों हाफ कर सकते हैं, ये 3 से घटता तो ये 1 से बढ़ जाता। वो नहीं करोगे तो बाद में कैंसिल कर लेना, कोई दिक्कत नहीं, जो आ रहा है वही कर लो। देखो यहाँ 2 से बढ़ा है ना, ये जो दिख रहा है बढ़ा है, उसको इन दोनों से मल्टीप्लाई करना है, इसको और इसका कोफिशिएंट क्या बना देना है, 2 से बढ़ा देना है, किसका, डाइक्रोमेट एंड Cr+3 का। और यहां जो घट रहा है ना, इन दोनों का कोफिशिएंट 6 से बढ़ा देना है। आया समझ में। तो अब इसी के बाद क्या लिख पाएंगे पता है, 2Cr2O7 - 2 plus 6SO2, इसका कोफिशिएंट इन दोनों से मल्टीप्लाई करना है ना, ये वाला जो है ये हाफ सेल मल्टीप्लाई होगा, जो बढ़ा है वो रिडक्शन हाफ सेल से मल्टीप्लाई होगा, और जो घटा है वो ऑक्सीडेशन हाफ सेल से मल्टीप्लाई होगा, जो ऑक्सीडेशन नंबर में डिक्रीज इंक्रीज है। ओके, तो देखो ये 2 किसका कोफिशिएंट बना दे, इसका और इसका, अरे यस नो, और 6 किसका कोफिशिएंट बना दे, इन दोनों का, क्या लिख देंगे, अच्छा 4Cr + 3 6SO4, मैंने क्या किया समझ में आया अभी। अगर देखोगे तो 2 कॉमन है, इसीलिए मैं 1 3 बोल रहा था बार बार आपको, मेरे बात समझ, 2 कॉमन है, हर जगह 2 कॉमन है, तो बेटर है इसको हम क्या लिख दें, Cr2O7 - 2 + 3SO2 बोलो यहां तक समझ में आ रहा है, बोलो। अब टोटल चार्ज बैलेंस कीजिए यूजिंग H+, अब चार्ज बैलेंस कीजिए। तो इधर नेट चार्ज है -2 और इधर नेट चार्ज है +6 - 6, इधर नेट चार्ज 0 है, +6 - 6,
इधर नेट चार्ज है -2, उधर 0 है, इधर -2 है, तो चार्ज बैलेंसिंग के लिए हम क्या करें, Cr2O7 -2 प्लस 3SO2 प्लस 2H प्लस यहाँ लिख दें 2Cr प्लस 3 प्लस 3SO4 -2, चार्ज बैलेंस हो गया। अब हाइड्रोजन बैलेंस करो। हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए इधर नेट हाइड्रोजन कितना है, 2, उधर है ही नहीं, क्या करें, Cr2O7 -2 thrice of SO2 2H plus gives 2Cr plus 3 plus 3SO4 -2 plus देखो तो अलग अलग करके यही आया था कि नहीं आया था? इसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर। कहीं इलेक्ट्रॉन दिख रहा है लॉस और गेन? एक्चुअली जो गेन हो रहा था और जो लॉस हो रहा था उसको नंबर के टर्म्स में रखा है हमने। यहाँ वहां पे देखो 6 मोल इलेक्ट्रॉन का गेन था और 2 मोल का लॉस था, उसको नंबर के टर्म्स में रखा है। और जो रिडक्शन हाफ सेल का जो डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर है उसको कोफिशिएंट बनाने हैं ऑक्सीडेशन हाफ सेल पर, और जो ऑक्सीडेशन हाफ सेल का इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर है उसको कोफिशिएंट्स बनाने हैं रिडक्शन हाफ सेल के रिएक्टेंट प्रोडक्ट के, और फिर ऐड कर देने। और ऐड क्या करने, वो तो ऑलरेडी सिर्फ कोफिशिएंट बदलेगा, ये पूरा चारों यहीं आ जाएगा, अरे ये चारों एज इट इज यहां आ जाएगा ना, सिर्फ क्या बदलेगा, ये चारों एज इट इज यहां आ जाएगा, सिर्फ क्या बदलेगा, कोफिशिएंट। समझ में आया? अब क्या करना था फिर, मतलब नहीं, उसके बाद का स्टेप कोफिशिएंट बदल के फिर क्या करना था, चार्ज बैलेंस करना था, और लास्ट में फिर से वाटर हाइड्रोजन बैलेंस करना था यूजिंग वाटर। मेरी बात आ रही समझ में? ये हो गया। देखो इससे पहले जो कर रहे थे ना, दोनों हाफ सेल में पूरा इंडिविजुअली प्रोसेस कर रहे थे, सबको एकदम कंप्लीट दोनों हाफ सेल को बैलेंस किया, फिर पांचवा स्टेप आया। ऑक्सीडेशन नंबर मेथड थोड़ा इजी जाता है अगर आप सीख गए तो। क्लियर है? एक क्वेश्चन और करें इस पे। ओके ओके देखो एक और ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से एक और बैलेंसिंग करें। बोलिए। एक क्वेश्चन मुझे रैंकस स्टेप में दिख रहा था, S8 जो था वो जा रहा था शायद, बताओगे? एक्सरसाइज 3 का सवाल है, चलो थोड़ा चैलेंज लेते हैं, देखते हैं हो पाता है। रैंकर स्टेप में S8 गिव्स क्या था, SnSO2 क्या था, नहीं दिख रहा है? यही है ना, 16 नंबर क्वेश्चन है, इसमें कोफिशिएंट्स वगैरह पूछा है। S8 जा रहा है S-2 में और H2O3 -2 में, और इसको बेसिक मीडियम में बैलेंस करना है, इसको बेसिक मीडियम में बैलेंस करना है। ये P4 जैसा वाला सवाल है, नहीं P4 जैसा था वैसा ही सवाल है, बोलो। देखो सब लोग ध्यान देना, मैं ट्राई करता हूं पहले, इधर इधर ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से। तो जैसे P4 का अलग अलग आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से बैलेंस किया था ना, P4 का, P4 से फॉस्फाइनल, P4 से H2PO2 माइनस, वो घर पे उस तरह से करना, ट्रेडिशनल स्टेप से चलेगा। अभी मैं क्या बोल रहा हूं, मैं ऐसे लिख देता हूं, S8 दो बार लिख देता हूं, और ये जा रहा है सल्फाइड में H2O3 -2 में, करना पड़ेगा ना, ये स्केलेटन में ऐसा लिखा है, लेकिन हमें तो पता है ना कि ये डिस्प्रोपोर्शनेशन है। सल्फर देखो ना, सल्फर 0 से -2 और 0 से +2, थायोसल्फेट में आता है सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना। तो बताओ सल्फर का क्या दिख रहा है यहाँ पे, सल्फर का ही रिडक्शन है, और सल्फर का ही क्या दिख रहा है, ऑक्सीडेशन है। सब लोग बोर्ड पे ध्यान देंगे, लिखने का टाइम बाद में, अभी बोर्ड पे ध्यान दीजिए। तो हमें दिख रहा है कि सल्फर का ही ऑक्सीडेशन है, सल्फर का ही रिडक्शन है, तो हम क्या कर सकते हैं कि 2 बार S8 लिख दें। अरे यस नो, यहाँ तो कोफिशिएंट 3, 4, 5 कुछ रहा होगा ना, वो तो हमें पता करना है। सब लोग ध्यान दीजिए। तो S8 से S-2 और फिर S8 से ही, ठीक है। अभी तक ये पहला स्टेप का पार्ट नहीं है बच्चे,
ये तो क्वेश्चन ही लिखा है अभी भी, बस क्वेश्चन में एक एसेट था, अपना थोड़ा आईक्यू लगा के दो एसेट लिख दिया, क्यों? समझ में आ रहा है? पक्का? अच्छा, देखते हैं बैलेंस होता है या नहीं होता है। अब हम क्या करेंगे, पहला स्टेप में सबसे पहले एटम बैलेंस कर लो, S8 S8 S-2 S2O3-2, तो मुझे लगता है कि यहां पे 8 कर लेना चाहिए और यहां 4 कर लेना चाहिए। सबसे पहले एटम बैलेंस कर लेना चाहिए। अब सेकेंड स्टेप क्या है, देखो सेकेंड स्टेप में टोटल इंक्रीज और डिक्रीज चाहिए हमें, टोटल इंक्रीज एंड डिक्रीज। सब लोग मैं बोलूं लिखने के चक्कर में मत रहो, तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, लिखने का टाइम देंगे आपको। सब एकदम पेन डाउन, एज ऑफ द बेंच, एज पे आओ, एकदम देखो अच्छे समझो। ओके ठीक है, 0 से -2 कितने का डिक्रीज है? टोटल -16। यहाँ एरो डाउन दे दे तो पता चल जाएगा घटा है, पक्का? अच्छा इधर बताओ, 0 से +2 हर 8 के 8 सल्फर 0 पे हैं और यहाँ 8 के 8 सल्फर +2 पे हैं। अरे वाह, 16 से पर पहला सल्फर, अरे 8 है ना, 8 0 पे है और यहाँ पे 8 +2 पे है 8। यहाँ पे देखो 8 के 8 0 पे है, यहाँ पे 8 के 8 -2 पे है, तो कितने से घटा है? मजेदार बात क्या है पता है, इन दोनों में कॉमन 1 है, तो सबको एज इट इज लिख सकते हैं। क्या 16 से इसको बढ़ा दे इन दोनों को, और इन दोनों को 16 से बढ़, क्या फायदा उससे? क्या बढ़ाना है क्या? कॉमन क्या दिख रहा है 16 में? 1। तो जरूरत नहीं है कि हम इन दोनों को 16 से मल्टीप्लाई करें और इन दोनों को भी 16 से मल्टीप्लाई करें, एज इट इज लिख देते हैं, क्योंकि इंक्रीज और डिक्रीज ऑलरेडी क्या है? ऑलरेडी सेम है। 16 से घटा है, 16 से बढ़ा, ऑलरेडी सेम है, तो एज इट इज लिख दो। क्या लिख दें? S8 फिर S8 8S-2। वेरी गुड। अब आ जाता है चार्ज बैलेंसिंग। इधर नेट चार्ज 0, इधर नेट चार्ज -16 और -8, -16 -8, तो यहाँ पे अब देखो 2S8 लिख देता हूं, चलेगा एक साथ, प्लस 24OH माइनस 8S-2 4। इतना तक समझ में आ रहा है? इसको एक्चुअली अलग अलग ही लिखना ज्यादा सही है, तो फिर से कॉमन दिखने लगेगा। इसको अलग अलग लिखना ज्यादा सही है, उससे क्या पता चलता है पता है कि एक S8 ऑक्सीडाइज हुआ है और एक S8 रिड्यूस हुआ है। जैसे इससे पहले P4 वाला क्वेश्चन देखना, उसमें एक P4 रिड्यूस हुआ था और 3 P4 ऑक्सीडाइज हुआ था। इससे पहले जो P4 वाला क्वेश्चन बैलेंस हुआ था, है ना, वो रिकॉर्ड भी नहीं हुआ है, वो बस नाइसा ने बैलेंस किया था, याद करो। रिएक्टेंट में 4 P4 आया था, लेकिन वो अलग अलग लिखना था, एक P4 ऑक्सीडाइज और 3 P4 रिड्यूस, ऐसा था वो। यहाँ पे अच्छी बात क्या है, एक एसिड ऑक्सीडाइज हुआ और एक एसिड क्या हुआ है? रिड्यूस। अलग अलग लिख देते हैं। यहां तक समझ में आया? अच्छा बताओ, -24 चार्ज बैलेंस हो गया जी, बढ़िया। फिफ्थ स्टेप बताओ, सॉरी फोर्थ स्टेप। प्रोडक्ट में 12 बॉटल हाँ कितना लिख दें? S8 प्लस S8 24OH माइनस 8S-2 plus 4S2O3 plus 12H2। लास्ट स्टेप होता है, एक बार क्रॉस चेक कर लेना। सल्फर यहाँ 16 है, राइट? 8 और 8 16, 8 और 8 16 हो गया। ओके, ऑक्सीजन है यहाँ पे 24, तो 12 एंड 12 24 है ना। हाइड्रोजन इधर 24 है, हाइड्रोजन 24 है। नेट चार्ज इधर -24 है, नेट चार्ज इधर -24 है। देखो तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है कोफिशिएंट से? XYZ कुछ था ना क्वेश्चन रैंकर स्टफ में, किससे मैच कर रहा है? S8 मतलब S का कोफिशिएंट
मतलब अभी अगर मान लो इसको एक साथ लिखते हो, एक मिनट, इसको एक साथ लिखते हो तो फिर 2 कॉमन होगा ना, 2 थ्रू आउट कैंसिल हो जाएगा। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 2s8 अगर एक साथ लिखना है तो पहले बताओ, एक साथ लिखना है तो कितना लिख दे, 2s8 24OH माइनस 8s माइनस 2 4s2O3 माइनस 2 प्लस 12 वाटर। अब यहाँ 2 कॉमन दिख रहा है तो S8 12OH माइनस 4 सल्फाइड 2s2O3 माइनस 2। देखो तो अब मैच किया क्या कोफिशिएंट से, कौन सा आंसर है, आया समझ में क्या, पक्का। तो इस तरह से आपको आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से, आयन इलेक्ट्रॉन लिखा रहेगा तो वहां इलेक्ट्रॉन का लॉस और गेन दिखाना, अगर एग्जाम में ऑक्सीडेशन नंबर मेथड लिखा रहेगा तो आपको वहां पे इसी तरह से जाना है। ऑक्सीडेशन नंबर मेथड का क्या स्टेप्स है बता सकते हो एक बार फिर से अगर पूछे तो। देखो अब बैलेंसिंग जो है तुम लोग घर पे ट्राई करो बच्चे, नहीं होगा तो आप बाहर मेरे से पूछ सकते हो, है ना। बैलेंसिंग ये नहीं हो रहा है, कुछ दिक्कत आ रही है क्या, क्या क्वेश्चन है देखो तो, N2H4 ClO3 माइनस साइलेंस NO एंड Cl माइनस, यही है ना। सबसे पहला स्टेप था सबका ऑक्सीडेशन नंबर लिख देना, लिख दिया, क्या क्या है ऑक्सीडेशन नंबर बताओ, -2, वेरी गुड, पर नाइट्रोजन -2, 4 हाइड्रोजन है, चारों +1 तो 2 नाइट्रोजन +2, यहाँ पे +5, यहाँ -1, ये नहीं लिखोगे तो फिर कोई काम ही नहीं हो पाएगा, ये तो लिखना ही पड़ेगा पहले। आपको याद है मैंने पहला एप्लीकेशन में बोला था ऑक्सीडेशन नंबर अगर नहीं निकाल पा रहे हो सही से तो फिर भूल जाओ, आगे का कोई भी इक्विवेलेंट वास नहीं आएगा, एसिडिक स्टैंड बेसिक स्टैंड कंपेयर नहीं कर पाओगे, जितना भी हमने एप्लीकेशन पढ़ा है रेडॉक्स का कोई भी आप कंपेयर नहीं कर पाओगे, यस नो। अच्छा अब बताओ क्या कर ले, -2 से +2 गया है, अच्छा सबसे पहला स्टेप था जिसका बदल रहा है, हाँ जिसका सबसे पहला स्टेप था जिसका ऑक्सीडेशन नंबर बदल रहा है उसको तो बैलेंस करें पहले। क्लोरीन ऑलरेडी बैलेंस्ड है, नाइट्रोजन बैलेंस नहीं था तो हमने, क्लोरीन यहाँ एक है उधर भी एक है, कोई दिक्कत ही नहीं हुआ हमें। अब हमारा स्टेप्स होगा टोटल लॉस या टोटल इंक्रीज और डिक्रीज। यहाँ पहला क्लोरीन सॉरी पहला नाइट्रोजन -2 पे है, यहाँ भी +2, -2 से मतलब दोनों -2 इच तो -4, यहाँ दोनों +2 इच +4, -4 से +4, 8 का इंक्रीज, 8 का इंक्रीज, यहीं पे गलती करते हैं लोग, 8 का इंक्रीज है। अच्छा +5 से +5 से -1 पे गया है, +5 से -1 पे गया है, 6 का डिक्रीज, बोलो 6 का डिक्रीज, अरे यस नो। तो अब ये 6 इन दोनों का कोफिशिएंट बना दो और ये 8 इन दोनों का कोफिशिएंट बना दो, बाद में कैंसिल भी कर लेंगे कुछ कॉमन होगा, तो फिलहाल यही करते हैं, पता नहीं कि किससे किसको मल्टीप्लाई करो तो बेटर है, जितना एग्जैक्टली डिक्रीज हो रहा है और एग्जैक्टली जितना इंक्रीज हो रहा है उसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, बोलो इन दोनों का 16 8 से बढ़ रहा है तो ये 8 इन दोनों का कोफिशिएंट बना देना है, अरे यस नो। तो सेकेंड स्टेप क्या करें, फर्स्ट स्टेप एटम बैलेंस और डिक्रीज इनके साथ में, फर्स्ट स्टेप क्या था जी, एटम बैलेंस एंड इंक्रीज एंड डिक्रीज ऑफ टोटल ऑक्सीडेशन स्टेट, ये साथ में पहला स्टेप साथ में कर लो। सेकेंड स्टेप दोनों का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, क्या लिख दें, इन दोनों का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा बच्चे, 6N2H4 प्लस 6ClO3 माइनस सॉरी 8 ना, इसको इन दोनों 8 बातें नहीं, 8 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करना है ना, या इन दोनों को 8 से मल्टीप्लाई करना है और इन दोनों को 6 से मल्टीप्लाई, यही तो बोल रहा हूं अपोजिट चलता है। अच्छा इधर क्या आ जाएगा,
12 NO plus 8Cl minus 8Cl माइनस। अभी दिख रहा है हमें 2 कॉमन है, 2 कम कर सकते हैं, दिक्कत नहीं है। क्या लिख दें? CN2H4 plus 4ClO3 minus gives 6NO plus 3Cl minus 4 ना, 4Cl हाँ 4 याद है ओके। अब क्या स्टेप है बताओ? तो इसको क्या बोल सकते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई टोटल इंक्रीज एंड डिक्रीज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। सेकेंड स्टेप क्या है? क्रॉस मल्टीप्लाई टोटल इंक्रीज एंड डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। अच्छा, थर्ड स्टेप चार्ज बैलेंसिंग यूजिंग वाटर, सॉरी H प्लस और OH माइनस। तो इधर नेट चार्ज कितना दिख रहा है? -4, इधर नेट चार्ज -4, करना ही नहीं है चार्ज बैलेंस। नेट चार्ज कितना देखो ना, 4 इंटू 1 -1, 4 इंटू -1, चार्ज बैलेंस नहीं करना है। फिर H हाइड्रोजन बैलेंस करना है, तो प्रोडक्ट साइड में 6 वाटर आएंगे। इसको एज इट इज लिख दें, 6 वाटर आएंगे है ना। थर्ड स्टेप था चार्ज बैलेंस, है ना, यूजिंग H plus OH minus, but here third step not needed in this question. Third step not needed. Fourth step नेट हाइड्रोजन इधर 12 है, उधर है ही नहीं। 3N2H4 4ClO3 minus 6NO 4Cl minus। वेरी गुड, हो गया बैलेंस। चेक करो, नहीं लगता आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से थोड़ा आसान है क्या? सीखो थोड़ा, है ना। बैलेंस हाइड्रोजन यूजिंग वाटर, हो गया बस। अब मैं इसमें नहीं पढ़ रहा हूं, अब आपको खुद करना है घर पे, है ना। सारा मेहनत मैं ही करूं क्या? हाँ, 3-4 घंटे से बैलेंसिंग ही चल रही है, क्लास लेक्चर भी यही चल रहा था। आगे बढ़े। देखो सब लोग पेज नंबर, मॉड्यूल का पेज नंबर इसमें आओ, और थोड़ा सा समझा देता हूं, इसको घर पे लिख लेना। टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन लिखा हुआ है, पेज नंबर 98, टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, तो मेनली पहले तो ये समझ लो वर्ल्ड के सारे रिएक्शन रेडॉक्स नहीं होते, ठीक है, समझ गए। मतलब ये कंपलसरी नहीं है कि हर वर्ल्ड के जितने भी रिएक्शंस हैं उसमें ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा घटेगा ही, ऐसा नहीं है ना। जैसे एक एग्जांपल देता हूं, सब लोग ध्यान देना। इधर NaOH और HCl बनाता है NaCl प्लस वाटर, लास्ट बेंच। इसमें आप चेक करना, किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में ये +1 पे, यहां भी +1 पे, हाइड्रोजन +1 पे है, प्रोडक्ट में भी हाइड्रोजन +1 पे, यहाँ ऑक्सीजन -2 पे है, यहाँ भी -2 पे है, यहाँ क्लोरीन -1 पे है, यहाँ भी क्लोरीन -1 पे। मतलब ये एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें नन एलिमेंट इन द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट विल हैव डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट। दिस इज कॉल्ड नॉन रेडॉक्स टाइप। नॉन रेडॉक्स टाइप मतलब वर्ल्ड का सारा रिएक्शन रेडॉक्स टाइप होगा, ऐसा बोलना सही। मान लो कोई फिजिकल चेंज है, जैसे H2O सॉलिड से लिक्विड बना दो, क्या ही बदला? ऑक्सीडेशन नंबर बदला क्या? ये तो फिजिकल चेंज है। यहाँ हाइड्रोजन +1 पे, यहाँ भी +1 पे, तो फिजिकल चेंज में तो ऑक्सीडेशन स्टेट बदलता ही नहीं। केमिकल चेंज में कभी कभी बदल जाता है, कभी नहीं बदलता। बैलेंस तो है, बट मैं बोल रहा हूँ नॉन रिडॉक्स टाइप है ये, है ना। जैसे एक और एग्जांपल देखो, AgNO3 + NaCl बना देता है, ये AgCl का प्रेसिपिटेट तुरंत बनाता है और NaNO3 बनाता है। इसमें भी देखो ऑक्सीडेशन नंबर नहीं बदला है, सिल्वर +1 पे है, यहाँ भी +1 पे, क्लोरीन यहाँ -1 पे, यहाँ भी -1 पे,
जस्ट आयन एक्सचेंज हो गया, इसका कैटायन इसके एनायन के साथ प्यार मोहब्बत कर रहा है और इसका एनायन इसके कैटायन के साथ, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, आयन एक्सचेंज रिएक्शन इसको क्या बोलते हैं। अच्छा यहाँ पे नाइट्रोजन +5 पे है, यहाँ भी +5 पे, सोडियम +1 पे है, यहाँ भी +1 पे, क्लोरीन -1, यहाँ भी -1, कुछ नहीं बदल रहा है, ऑक्सीजन -2, ऑक्सीजन -2, तो दिस इज अगेन क्या, नॉन रेडॉक्स टाइप। अब बात होता है कि रेडॉक्स टाइप रिएक्शंस होते तो हैं बहुत सारे और साथ साथ उसके टाइप्स, तो टाइप्स भी आपको पढ़ना है। जैसे यहाँ पे पहला टाइप में दिया हुआ है कॉम्बिनेशन, तो अगर ये तुम आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हो कि C+O2 रेडॉक्स टाइप है तो गड़बड़ हो जाएगी, फिर C+O2 रेडॉक्स टाइप है, दिस इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रेडॉक्स टाइप। कॉम्बिनेशन, मैं यहाँ पे क्या बोलना चाह रहा हूं, टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन, टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शंस। तो पहला टाइप क्या है, कॉम्बिनेशन रेडॉक्स रिएक्शन। अच्छा ये रेडॉक्स क्यों है, कार्बन यहाँ 0 पे यहाँ +4, एक एलिमेंट का भी बदल गया ना बच्चे तो डेफिनेटली अदर का बदला ही होगा। कार्बन यहाँ 0 पे यहाँ +4 पे, यहाँ 0 है यहाँ -2 है, देखो दोनों का बदला है, एक का बढ़ेगा एक का घटेगा, तभी तो रेडॉक्स है। कंप्लीट रेडॉक्स मतलब क्या, ऑक्सीडेशन रिडक्शन साइमल्टेनियस। तो ऐसा नहीं हो सकता कि रिएक्टेंट में किसी एक एलिमेंट का बढ़ गया प्रोडक्ट में और दूसरे का बढ़ा ही नहीं, दूसरे का घटा ही नहीं, दूसरे का घटेगा। देखो ये 0 से +4 गया तो ऑक्सीजन 0 से -2 गया, एक का बढ़ रहा है एक का घट रहा है। पहला टाइप कैसा है बच्चे, कॉम्बिनेशन। दूसरा टाइप क्या दिख रहा है आपको, डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन मैं एक एक एग्जांपल देके समझा देता हूं, बाकी डिटेल आप मॉड्यूल से पढ़ लेना, 98 पेज। ये डिकम्पोजिशन कैसे है बताओ, वाटर अगर H2O2 में जाता है, बैलेंस भी कर दिया, बताओ यहां हाइड्रोजन +1 पे है यहाँ 0 पे है, बढ़ गया, H2 में 0 होता है, यहाँ वाटर में ऑक्सीजन -2 पे है और यहाँ 0 पे है, बदला ना। इज इट रेडॉक्स टाइप, यस इट इज रेडॉक्स टाइप। अरे यस नो, सब अभी समझ के लेना है आपको एज इट इज। देखो मैं एक एग्जांपल बोल रहा हूँ, यहाँ पे 3-3 4-4 एग्जांपल दिए, पूरा ही लिख देना है घर पे जाके, चलेगा, आप समझ के रखिए बस। सेकंड समझ गए, थर्ड बात करें, थर्ड क्या है, डिस्प्लेसमेंट। जैसे मान लो कॉपर है एंड जिंक सल्फेट है, बन गया जिंक सल्फेट एंड कॉपर। देखो यहाँ पे कॉपर 0 पे है, यहाँ पे सॉरी एक मिनट इसको फिर से लिख देता हूं, जिंक प्लस कॉपर सल्फेट लिख देता हूं, आगे इसका रीजन भी बता दूंगा ये डिस्प्लेसमेंट क्यों होता है, क्योंकि जिंक ज्यादा रिएक्टिव मेटल है ना, ZnSO4 + Cu। तो देखो जिंक यहाँ 0 पे है यहाँ +2 पे है, और यहाँ कॉपर +2 पे है यहाँ 0 पे है, दिस इज ऑल्सो रेडॉक्स टाइप। इसको क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट, राइट, डिस्प्लेसमेंट। समझ में है, रफ में लिख लो इसको फटाफट, मॉड्यूल में फिर जाके पढ़ोगे तो समझ में आएगा, या मेन कॉपी में ही लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ लिखा हुआ है ये, मेटल डिस्प्लेसमेंट, नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट, इसमें लिखा हुआ है। तो डायरेक्ट मैं डिस्प्ले इसमें आता हूँ, डिस्प्रोपोर्शनेशन आज बता दिया था मैंने। डिस्प्रोपोर्शनेशन के देखो 4-5 एग्जांपल है, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा आइडेंटिफाई करने की डिस्प्रोपोर्शनेशन है या नहीं है, कर लोगे, बोलो। वर्ल्ड के सारे रिएक्शन रेडॉक्स टाइप होते हैं क्या, नहीं। कौन कौन से रिएक्शन है जो नॉन रेडॉक्स टाइप है, ए नॉन रेडॉक्स टाइप, सुन लो पहले समझ लो, नॉन रेडॉक्स टाइप, नॉन रेडॉक्स टाइप, कोई भी पेशेंट है सबको पैरासीटामोल। हाँ अरे ऐसे डॉक्टर नहीं बनने भाई, हाँ फिक्स है, पहले समझ लो उसको कि क्या बीमारी है उसको। ओके कोई नहीं। नेक्स्ट में देखो यहाँ पे कॉम प्रोपोर्शनेशन, जैसे P4 से क्या जाता है PH3 एंड H2PO2 माइनस बनाना, ये है डिस्प्रोपोर्शनेशन, क्योंकि 0 से -3 गया एंड 0 से +1 गया, एक बढ़ा भी है एक घटा भी है, दिख रहा है, यहाँ डिक्रीज है
और यहाँ रिएक्टेंट में एक एलिमेंट है और प्रोडक्ट में दो और एलिमेंट, मतलब रिएक्टेंट में एक कंपाउंड है जिसमें कोई एक एलिमेंट है और प्रोडक्ट में दो कंपाउंड है उसमें वही एलिमेंट है। रिएक्टेंट में कंपाउंड है P4, प्रोडक्ट में दो अलग अलग कंपाउंड है और दोनों कंपाउंड में फास्फोरस है। रिएक्टेंट का प्रोडक्ट में फर्स्ट प्रोडक्ट में जाके ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा है और उसी रिएक्टेंट में उसी एलिमेंट का दूसरे प्रोडक्ट में जाके ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है। समझ में आ रहा है? तो इसको बोलते हैं डिस्प्रोपोर्शनेशन। डेफिनेशन क्या लिखा है यहाँ पे? इन डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन एन एलिमेंट इन वन ऑक्सीडेशन स्टेट इज साइमल्टेनियसली ऑक्सीडाइज्ड एंड रिड्यूस्ड। समझ में आ रहा है? One of the reacting substance in a disproportional reaction always contain an element that exists at least in 3 oxidation state. Reactant में देखो कुछ और है, प्रोडक्ट में कुछ और है, 3 oxidation state. और पता है इसका जस्ट रिवर्स कर दोगे ना तो उसको बोलते हैं कॉम प्रोपोर्शनेशन। आप 101 पेज में देख लो, नहीं 100 पेज में, इसका जस्ट रिवर्स को बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं? कॉम प्रोपोर्शनेशन। मिला? अच्छा, लास्ट में है इंटरमॉलिक्यूलर। इसका एग्जांपल शुरू से समझते आ रहे हैं बच्चे। इंटरमॉलिक्यूलर का मतलब सिंपल यही है कि रिएक्टेंट और रिएक्टेंट में ऐसा है कि अलग अलग कंपाउंड हैं, ये देखो, और प्रोडक्ट में भी अलग कंपाउंड है। कॉम प्रोपोर्शनेशन व्हेन ऑक्सीडेशन रिडक्शन टेक प्लेस सेपरेटली इन डिफरेंट कंपाउंड्स। मैग्नीज का यहाँ पे रिडक्शन है और ऑक्सलेट का मतलब पर मैग्नेट आयन रिड्यूस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक अलग कंपाउंड है। अच्छा, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्यों है? +7 से +2 गया है, मतलब ये रिडक्शन है ना। द स्पीसीज अंडरगो रिडक्शन आर ऑक्सीडाइजिंग। यहाँ ऑक्सलेट +3 से +4 गया है। ऑक्सलेट +3 से +4 गया है, तो ये ऑक्सीडेशन हाफ सेल है, तो ये क्या कहलाएगा? रिड्यूसिंग एजेंट। पढ़ा है पहले? तो देखो, इंटरमॉलिक्यूलर का मतलब क्या होता है? व्हेन ऑक्सीडेशन रिडक्शन टेक प्लेस सेपरेटली इन डिफरेंट कंपाउंड्स। यहां डिफरेंट कंपाउंड में नहीं था, P4 का ही ऑक्सीडेशन था, P4 का ही रिडक्शन था, दैट इज कॉल्ड डिस्प्रोपोर्शनेशन। यहां पे क्या हो रहा है? MnO4- अलग से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो कुछ और प्रोडक्ट बना रहा है, और ऑक्सलेट अलग से रिड्यूसिंग एजेंट है जो कुछ और प्रोडक्ट बना रहा है। मेरी बात आ रही समझ में? ये आ रहा है समझ में? व्हेन ऑक्सीडेशन रिएक्शन टेक प्लेस सेपरेटली इन डिफरेंट कंपाउंड्स। बोलिए। एंड लास्ट में है इंट्रामॉलिक्यूलर, एक और टाइप है यहाँ पे, दैट इज कॉल्ड इंट्रामॉलिक्यूलर। ठीक है? इंट्रामॉलिक्यूलर रेडॉक्स में एक ही एग्जांपल बस याद रखो, ज्यादा याद नहीं रखना है। KClO3 जो है जा रहा है KCl में NO2 में, बैलेंस करने का भी जरूरत नहीं है। यहां अगर चेक करोगे ना बच्चे, तो ये जो है +5 पे है और ये -2 पे है। एक कंपाउंड है, कंपाउंड एक ही है, दो कंपाउंड नहीं है। उस कंपाउंड में दो अलग अलग एलिमेंट है, पोटेशियम का नहीं बदला है। पोटेशियम +1 है तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में पोटेशियम +1 पे है, लेकिन रिएक्टेंट में KClO3 में क्लोरीन +5 पे है और प्रोडक्ट में क्लोरीन -1 पे है। अच्छा, रिएक्टेंट में KClO3 में ऑक्सीजन -2 पे और प्रोडक्ट में 0 पे। यहाँ देखो, दो अलग अलग कंपाउंड नहीं है, दिख रहा है? मतलब मैं बताऊं, कहीं ना कहीं डिस्प्रोपोर्शनेशन जैसा ही है, बट ये डिस्प्रोपोर्शनेशन नहीं है, इंट्रामॉलिक्यूलर है। क्यों? कंपाउंड में रिएक्टेंट जो कंपाउंड है उसमें दो ऐसे डिफरेंट एलिमेंट है जो अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट में जा रहे हैं प्रोडक्ट में। यहां P4, यहां जो रिएक्टेंट था उसमें सेम एलिमेंट था जो अलग अलग स्टेट में जा रहा था। इंट्रामॉलिक्यूलर देखो ना डेफिनेशन, ड्यूरिंग द chemical reaction if oxidation and reduction take place in single compound, सिंगल कंपाउंड का ही ऑक्सीडेशन रिडक्शन है। अच्छा, कंपाउंड सिंगल और एलिमेंट भी सेम तो डिस्प्रोपोर्शनेशन। कंपाउंड सिंगल लेकिन उस कंपाउंड में दो अलग अलग एलिमेंट्स का ऑक्सीडेशन रिडक्शन, तो क्या बोलेंगे? इंट्रा मॉलिक्यूलर। नहीं, इंटर ये इंटर बिटवीन, इंट्रा मतलब विदिन, इंटर मतलब बिटवीन टू डिफरेंट, और इंट्रा मतलब विदिन, आपस की बात है। समझ? हाँ, कौन सा ऐड आता है? ये अंदर की बात है। नहीं, कुछ याद नहीं है तुम लोग को?
खैर टाइप्स हो जाएगा, बढ़िया। अब लिखिए फाइनल टॉपिक इसका, लॉ ऑफ इक्विवेलेंस। लॉ ऑफ इक्विवेलेंस टाइप्स लिख के आइए, बैलेंस करके आइए बहुत सारे। अच्छा, इक्विवेलेंट मास निकालने के लिए आना चाहिए एन फैक्टर, बहुत अच्छे से आना चाहिए सबको। ओए, एन फैक्टर बहुत अच्छे से आना चाहिए। एन फैक्टर एसिड के लिए, बेस के लिए, सॉल्ट के लिए, और स्पेशली ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट के लिए। आपको याद है ना, जब इस तरह का हाफ से लिखा था तो मैंने बोला था कि बताइए इसमें इसका इक्विवेलेंट मास क्या है, कैसे निकालते थे इसका इक्विवेलेंट मास जब इस तरह के हाफ से लिखते थे। तो सबसे पहले इसका एन फैक्टर निकालते थे। क्या था एन फैक्टर? यहाँ 0 से -3 है। क्या था एन फैक्टर, बताओगे कोई? यही तो प्रॉब्लम है, 2 दिन नहीं हुआ, ऐसे 10 एग्जाम्पल बोले थे और तुरंत भूल गए। बिना बैलेंस के एन फैक्टर आता है? चेंज कितने से पर एटम? एटॉमिसिटी से मल्टीप्लाई करनी पड़ती है ना। 2 दिन नहीं हुए, लेक्चर 1 से लास्ट तक रिवाइज नहीं हो रहा है, यही रीजन है, सीधा सा बात बोले। जिस दिन मैंने एन फैक्टर फॉर ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट बोला था उस दिन ऐसे 10-15 क्वेश्चन कराए थे क्लास में, और अभी देखो एटॉमिसिटी से मल्टीप्लाई करना भूल रहे हो। तो इसका N2 का इक्विवेलेंट मास हो जाएगा 28/6। क्लास का सवाल है, फिर भी गलती कर रहे हैं, क्लास का सवाल है। तो एन फैक्टर अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिड्यूसिंग एजेंट का नहीं निकाल पाओगे आप, तो फिर से जो अभी पढ़ने जा रहे हैं वो तो नहीं आएगा समझ में। एन फैक्टर, ठीक है। हेडिंग दो, लॉ ऑफ इक्विवेलेंस। करें बात, रिवाइज करो लेक्चर 1 से लास्ट तक। डिफिकल्ट ये टॉपिक नहीं है, डिफिकल्ट तुम्हारा डिसिप्लिन है। ओके, क्या लिखा? लॉ ऑफ इक्विवेलेंस। देखो लॉ ऑफ इक्विवेलेंस क्या है, इसको बड़ा अच्छे तरीके से समझते हैं। मान लो BaCl2 है एंड सोडियम फॉस्फेट है, इसको बैलेंस कर पाओगे क्या? बैलेंस कर सकते हैं इसको? नहीं, आयन एक्सचेंज करो ना जल्दी से। बैलेंस कर देते हैं। यहाँ 3 आएगा, यहाँ 2 आएगा, क्योंकि 2 फॉस्फेट है। 6 सोडियम 6 क्लोरीन, तो यहाँ 6 आएगा। सब लोग ना अभी एकदम एज पे आके सुनो, लॉ ऑफ इक्विवेलेंस होता क्या है। आपने मोल से क्वेश्चन सॉल्व करना सीखा है? सीखा है, सीखा है ना। हाउ टू सॉल्व प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू केमिकल इक्वेशन यूजिंग मोल कंसेप्ट, है ना। अगर उसमें दिक्कत है तो यहाँ भी दिक्कत आएगी। ऐसे यहाँ पे बैलेंसिंग का जरूरत ही नहीं है, न्यूट्री मेथड लगाने का भी जरूरत नहीं है। बैठ जाओ बैठ जाओ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता, जल्दी बैठो। हाँ, लॉ ऑफ इक्विवेलेंस क्या है सब लोग? एक मैंने बैलेंस इक्वेशन लिखा है, ठीक है। मुझे बताओ मोल कंसेप्ट के हिसाब से, मोल कंसेप्ट के हिसाब से क्या बोल सकते हैं? 3 मोल ऑफ BaCl2 रिएक्ट विथ, इतना आता है, 3 मोल ऑफ दिस रिएक्ट विथ टू फॉर्म। पक्का? पक्का इतना सिखाया कभी मोल में? बढ़िया। तो इसका T इक्वल टू 0 पे जब मैं रिएक्शन स्टार्ट करूं, इसका 3, इसका 2, इसका 0 0, और रिएक्शन जब खत्म होगा तो क्या? क्योंकि 3 2 से रिएक्ट करता है और मैंने 3 लिया ही है, कुछ बचेगा? कोई लिमिटिंग रिएजेंट है क्या? लिमिटिंग रिएजेंट कुछ नहीं है, उतना ही लिया है ताकि दोनों खत्म हो जाए, चलेगा? बढ़िया। कितना बनेगा? 1 and 6। यहां तक समझ गए? पक्का सब लोग? अब देखो इक्विवेलेंस कंसेप्ट क्या बोलता है। T इक्वल टू 0 पे अभी देखना, एकदम समझने के अंदाज में बैठे, वाह सर मजा आ गया ऐसे बोलोगे सब लोग सामने। मुझे बताओ BaCl2 का एन फैक्टर क्या है? BaCl2 का एन फैक्टर क्या है? सॉल्ट का एन फैक्टर टोटल चार्ज ऑन केटायन होता है 2। बढ़िया। सोडियम फॉस्फेट का एन फैक्टर क्या है? सॉल्ट का एन फैक्टर
1 into 8 3 3 ना, टोटल चार्ज ऑन कैटायंस का मैग्नीट्यूड मॉड या फिर टोटल चार्ज ऑन एनायन। अलग से तुम एन फैक्टर निकालो बच्चे, फिर गड़बड़ हो जाएगी। BaCl2 का एन फैक्टर कितना, 2। सोडियम फॉस्फेट बैलेंसिंग को ध्यान में अंदर रख, जो कंपाउंड है उसका एन फैक्टर बताइए, ये तो 3 बैलेंसिंग की वजह से है। कंपाउंड क्या है, BaCl2, इसका एन फैक्टर बच्चे 3, वेरी गुड। Ba3PO4 का एन फैक्टर, सॉल्ट का एन फैक्टर टोटल चार्ज ऑन कैटायन बताया बच्चे, वेरी गुड। NaCl का एन फैक्टर 1, बढ़िया। अच्छा, कभी ये बताया कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट किसके बराबर होता है, क्या क्या फॉर्मूला सिखा है नंबर ऑफ इक्विवेलेंट का? नंबर ऑफ मोल्स इनटू एन फैक्टर। वेरी गुड, नंबर ऑफ मोल इनटू एन फैक्टर। लेकिन इससे पहले एक फॉर्मूला सिखाया था नंबर ऑफ इक्विवेलेंट का, गिवन वेट बाय मोलर। थप्पड़ लगाऊंगा, वो नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला था। गिवन वेट बाय मोलर मास, वही पैरासिटामोल है हर बार। अरे इक्विवेलेंट पूछ रहे हैं भाई, नंबर ऑफ मोल गिवन वेट बाय मोलर वेट होता है, लेकिन नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है ना। जैसे मैंने बोला ना कि नंबर ऑफ मोल भी किसी सब्सटेंस के क्वांटिटी को बताता है, उसी तरह नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट भी उस सब्सटेंस की क्वांटिटी को बताता है। अरे सुनो, जैसे 1 मोल का मतलब होता है मोलर मास, 1 मोल का मतलब होता है मोलर मास, 1 ग्राम इक्विवेलेंट का मतलब होता है इक्विवेलेंट मास। समझ गए, इतना सिंपल रखना है इसको। 1 मोल का मतलब क्या होता है, मोलर मास। 1 इक्विवेलेंट का क्या मतलब होता है, ई ग्राम, थप्पड़ लगाऊंगा। 1 मोल सब्सटेंस मतलब मोलर मास, 1 इक्विवेलेंट सब्सटेंस मतलब इक्विवेलेंट। अब इक्विवेलेंट मास क्या होता है, मोलर मास बाय एन फैक्टर। दो डेफिनेशन है इक्विवेलेंट मास का, इट इज द मास ऑफ सब्सटेंस व्हिच कैन रिएक्ट विद 8 ग्राम ऑफ O2 and can produce 8 ग्राम ऑफ O2। दूसरा डेफिनेशन, मैथमेटिकली इक्विवेलेंट मास इज मोलर मास बाय एन फैक्टर। पीछे का रिवीजन एकदम जीरो हो चुका है, कुछ नहीं पढ़ के आए पीछे का, यही हालत है जो लेक्चरों से लास्ट तक बोलता हूँ, करा नहीं, इसकी वजह से मुझे मेहनत करनी पड़ रही है अभी। खैर कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर से समझो, अगर आपको बोले 1 मोल O2 तो आप 32 ग्राम बोल के आओगे, लेकिन 1 इक्विवेलेंट O2 बोले तो 8 ग्राम बोलना हो। अब समझ ले, क्योंकि O2 का इक्विवेलेंट मास कितना होता है, 8 ग्राम। 1 मोल H2 बोला जाए तो आप 2 ग्राम बोलोगे, लेकिन 1 इक्विवेलेंट H2 बोला जाए 1 ग्राम बोलोगे। अब सीख ले प्लीज। अच्छा, 1 मोल H2SO4 बोला जाए तो 98 ग्राम बोलोगे, 1 इक्विवेलेंट H2SO4 बोला जाए 49 ग्राम बोलोगे, क्योंकि एन फैक्टर H2SO4 का 2 होता है। एसिड का एन फैक्टर याद करो। तो फिर से रिपीट कर रहा हूं, मोल जैसे किसी न किसी सब्सटेंस के मास को बताता है, उसी तरह नंबर ऑफ इक्विवेलेंट भी उस सब्सटेंस के मास को बताता है। गुड टू गो। और नंबर ऑफ इक्विवेलेंट का 2 फार्मूला रटना है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सब्सटेंस इनटू एन फैक्टर। गुड टू गो। और दूसरा नंबर ऑफ इक्विवेलेंट का फार्मूला क्या है, गिवन मास अपन नंबर ऑफ मोल का क्या क्या फार्मूला रटा है, गिवन मास बाय मोलर मास, V by 22/4 याद करो, टोटल पार्टिकल बाय Na एवोगाद्रोस नंबर, याद आ रहा है। नंबर ऑफ मोल का 3-4 फार्मूला रटा है, उसी तरह से नंबर ऑफ इक्विवेलेंट का फार्मूला कम से कम 2 तो रटो अभी। क्या 2 फार्मूला है नंबर ऑफ इक्विवेलेंट का, एन फैक्टर। एन फैक्टर क्या है भूलना मत, एसिड के लिए क्या, बेस के लिए क्या, सॉल्ट के लिए क्या, आयन के लिए क्या, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट के लिए क्या। भूल गए तो गड़बड़ है फिर। बोलो यहां तक समझ में आ रहा है? बढ़िया। अब मुझे बताओ, अगर 3 मोल कंटेनर में मैंने 3 मोल BaCl2 लिया है तो उसके कितने इक्विवेलेंट लिए? 6। फिर से सब लोग फोकस एकदम एज पे। 3 मोल BaCl2 मींस हाउ मेनी इक्विवेलेंट? नंबर ऑफ मोल अगर किसी सब्सटेंस का दिया है, उसको उसी सब्सटेंस के एन फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दोगे तो उसका इक्विवेलेंट आ जाएगा। बताओ BaCl2 का कितना मोल है बच्चे? इसका 3 मोल है ना, इसका 3 मोल है। अगर इसको 3 और उसके एन फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिए तो 6 मिलेगा। अच्छा, Na3PO4 का 2 मोल है और इसका एन फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो, 6 मिल रहा है। अच्छा, इसका 1 मोल बना है, इसका 1 मोल ही बना है ना, इसका एन फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो, 6, वेरी गुड। NaCl का 6 मोल बना है, उसका एन फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो,
देखो लॉ ऑफ इक्विवेलेंस, इसीलिए अब तुमको फील आएगा, अच्छा सर आज समझ में इक्विवेलेंस का क्या मतलब है। देखो अभी ऐसा लाइन आएगा आपके तरफ से, कितना इक्विवेलेंट है इसके, इसके कितने इक्विवेलेंट है, ये दोनों 0 0। रिएक्शन जब कंप्लीट हुआ इसके कितने इक्विवेलेंट बने, मेरे बात समझ में आ रहा है। कभी भी कोई भी रिएक्शन में अगर पहला रिएक्टेंट 5 मोल है तो वो दूसरे रिएक्टेंट के कितने मोल से रिएक्ट करेगा ये बिना बैलेंस के नहीं बता सकते। अरे ऐसा सुनो, पहला रिएक्टेंट 5 मोल है, वो दूसरे के कितने मोल से रिएक्ट करेगा दूसरे रिएक्टेंट का, ये तभी बता पाओगे जब बैलेंस फॉर्म में हो। लेकिन मजेदार बात देखो क्या है, पहला रिएक्टेंट अगर 5 इक्विवेलेंट है तो दूसरे रिएक्टेंट के कितने इक्विवेलेंट से रिएक्ट करेगा, बैलेंस है या नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा और मजेदार बात, पहला रिएक्टेंट 5 मोल है, वो कितना मोल प्रोडक्ट बनाएगा, रिएक्टेंट 5 मोल है तो प्रोडक्ट कितना मोल बनेगा बिना बैलेंस किए। लेकिन अगर रिएक्टेंट 5 इक्विवेलेंट है, 5 मतलब वही पूरा खत्म तो 5 बनेगा, ये बच गया तो उधर कम। अगर रिएक्टेंट के 5 इक्विवेलेंट कंप्लीटली रिएक्ट कर जाते हैं तो प्रोडक्ट के कितने इक्विवेलेंट बनेंगे, बैलेंस है या नहीं है ये इस लाइन से इंडिपेंडेंट है। मोल कंसेप्ट में बिना बैलेंसिंग के क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते, इक्विवेलेंट में बैलेंस करने का जरूरत नहीं है। देखो ना यहां पे मैंने प्रूव कर दिया ना, 6 इक्विवेलेंट फर्स्ट रिएक्टेंट के दूसरे रिएक्टेंट के कितने इक्विवेलेंट से रिएक्ट कर रहा है, दोनों 0 हो गया। इधर कितने कितने इक्विवेलेंट बने, लॉ ऑफ इक्विवेलेंस। अब बताता हूं, लॉ ऑफ इक्विवेलेंस का स्टेटमेंट ये है, ड्यूरिंग एनी केमिकल रिएक्शन the equivalence of first reactant must be equal to equivalent of second reactant and that also must be equal to equivalent of product formed whether it is balanced or no। लेकिन यहां बस एक लाइन हिडन है, जितना इक्विवेलेंट रिएक्टेंट लिया पूरा रिएक्ट कर जाना चाहिए, ऐसा है, पूरा रिएक्ट कर जाना चाहिए। जैसे इसको देखो दूसरे अंदाज में समझाता हूं, मान लो एक रिएक्शन है, इसको बैलेंस फॉर्म में लिख दिया 3A 4B C प्लस 4D मान लो ऐसा है, या 2D मान लो, ये बैलेंस है। बैलेंसिंग को देख के रिएक्टेंट क्या क्या है पता है, यहाँ पे A B C D रिएक्टेंट है और ये कोफिशिएंट्स है, कंफ्यूज मत हो ना। रिएक्टेंट क्या क्या है, A B C D, मतलब A B रिएक्टेंट है C D प्रोडक्ट है। मोल कंसेप्ट बोलता है 3 मोल ऑफ A रिएक्ट विथ टू गिव 1 मोल एंड 2 मोल ऑफ प्रोडक्ट इच, राइट। इक्विवेलेंट में पता है क्या बोलेंगे, अगर इसका 5 इक्विवेलेंट इसका 5 इक्विवेलेंट है, ये 0 ही 0, तो रिएक्शन जब कंप्लीट होगा तो क्या बोल देंगे, बात समझे, इतना सिंपल है। मोल लगा मतलब कोफिशिएंट देखना ही नहीं है, लेकिन ध्यान रखना ये 5 क्या होना चाहिए, मोल नहीं होना चाहिए। ऐसे नहीं 5 मोल से रिएक्ट करा दिया, ए का 5 इक्विवेलेंट बी के 5 इक्विवेलेंट से रिएक्ट करेगा। अच्छा इसी में एक मिनट, 3A प्लस 4B गिव C प्लस 4D, ये बैलेंसिंग नहीं भी दिया रहता तो भी ये सवाल बनता, अगर बैलेंसिंग नहीं भी दिया है ना तो भी बनेगा। अब मान लो इसके 5 इक्विवेलेंट है, इसके 10 है, ये 0 0 है, तो पता है क्या होगा, अब डायरेक्ट लिख सकते हो, इसके 5 गए ना तो इसके भी 5 जाएंगे, इसके 5 गए तो उसके कितने जाएंगे, लेकिन लिया कितना था 10, तो इसके 5 इक्विवेलेंट बच जाएंगे। इसमें अब दिख रहा है ना कि दोनों का इक्विवेलेंट बराबर नहीं है, तो जिसका इक्विवेलेंट ज्यादा है वो एक्सेस रिएजेंट, जिसका इक्विवेलेंट कम है वो लिमिटिंग रिएजेंट है। कितना बनेगा सी एंड डी, देखो हो गया, सीख गया तुम लोग। लेकिन हमको अगर नंबर ऑफ इक्विवेलेंस निकालना भी है तो हमको मोल्स की तो जरूरत पड़ेगी ना, एन फैक्टर की जरूरत पड़ेगी और मोल की जरूरत पड़ेगी, लेकिन मोल कंसेप्ट का जरूरत नहीं पड़ेगा, यूनिटरी मेथड नहीं लगाना है, रिएक्टेंट की मोल्स दी हुई है ना, मोल कंसेप्ट का जरूरत नहीं पड़ेगा, तुम गलत समझ रहे हो। मोल्स दिया तो पहले एन फैक्टर निकाल के इक्विवेलेंट निकाल लो, पहले इतना लिखो फिर बताता हूं क्या है इसमें। देखिए लॉ ऑफ इक्विवेलेंस का सिंपल मतलब क्या होता है उसको समझ लीजिए।
और इस पे क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करेंगे वो भी बताता हूं आपको। अगर मान लो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि MnO4 माइनस C2O4 माइनस 2 से रिएक्ट कर रहा है, Mn+2 एंड CO2 बना रहा है, मान लो बैलेंस करके नहीं दिया है, ठीक है, बैलेंस करके नहीं दिया है। क्वेश्चन ये पूछ रहा है T इक्वल टू 0 पे अगर इसका 1 मोल है और इसका x मोल है तो व्हाट इज x? समझना क्या है, मतलब पूरा लैंग्वेज ये है कि KMnO4 का 1 मोल ऑफ KMnO4 रिएक्ट विथ हाउ मेनी मोल्स ऑफ ऑक्सलेट आयन। समझना, 1 मोल ऑफ KMnO4 रिएक्ट विथ हाउ मेनी मोल्स ऑफ ऑक्सलेट आयन। क्वेश्चन क्या है समझ में है? 1 मोल ऑफ KMnO4 रिएक्ट विथ हाउ मेनी मोल्स ऑफ ऑक्सलेट आयन, ये क्वेश्चन है। समझो समझो समझो, ये दो तरीके इसको बनाने के। एक तो पहले बैलेंस करो जो रेडॉक्स बैलेंसिंग सिखाया है, और बैलेंस करके यूनिटरी मेथड से कर लो। जब बैलेंस करेगा ना इसका कोफिशिएंट शायद आएगा 2 और इसका 5 ऐसा कुछ आएगा। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं? बैलेंस करके फिर सॉल्व कर सकते हैं। फिर से सुन, ये अनबैलेंस्ड है बच्चे, डायरेक्टली नहीं बोल देना इसका 1 से रिएक्ट करके x1। अरे नहीं भाई, दिस इज नॉट बैलेंस्ड। मोल कंसेप्ट लगाना है पहले बैलेंस करो, पक्का। क्वेश्चन ये है कि इसका 1 मोल इसके कितने मोल से रिएक्ट करेगा, ये क्वेश्चन है। रिएक्ट करेगा इसका मतलब T इक्वल टू इन्फिनिटी पे दोनों जीरो बोल दे कि नहीं, रिएक्ट करेगा। तो हमको ऑक्सिलेट उतना ही लेना है ताकि वो खत्म हो जाए और ये भी खत्म हो जाए। गुड टू गो, फोकस। तो हमें क्या करना है, लॉ ऑफ इक्विवेलेंस लगाना है। लॉ ऑफ इक्विवेलेंस में क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंट ऑफ MnO4 माइनस मस्ट बी इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सलेट। लॉ ऑफ इक्विवेलेंस। लेकिन इसका हमें इक्विवेलेंट तो नहीं दिया है, MnO4 का क्या दिया है, MnO4 माइनस का मोल दिया है। मजेदार बात यह है कि इसका मोल से हम इसका इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं क्योंकि इसका n फैक्टर है 5। इस रिएक्शन में n फैक्टर कितना है MnO4 माइनस का 5। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ KMnO4 इनटू n फैक्टर इज नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ KMnO4। अरे यस नो? अच्छा, इसका हमने कितना मोल माना है, x, बोलो। और इसका अगर हमें इक्विवेलेंट चाहिए, x मोल का इक्विवेलेंट चाहिए, तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, n फैक्टर। तो इसका n फैक्टर +3 से +4, एक का चेंज इनटू 2। इसीलिए वो क्लास में n फैक्टर निकालना सिखाया है। n फैक्टर कितना है ऑक्सिलेट का, 2। तो बताओ मोल ऑफ ऑक्सिलेट इनटू n फैक्टर क्या मिलेगा, इक्विवेलेंस। अरे मोल ऑफ ऑक्सिलेट इनटू n फैक्टर ऑफ ऑक्सिलेट, इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सिलेट। मोल ऑफ KMnO4 इनटू n फैक्टर ऑफ KMnO4 MnO4 माइनस क्या देगा, इक्विवेलेंस देगा किसका, इसका। और देखो यहां से x क्या निकल गया, 2.5। आंसर आ गया। बैलेंस करने की जरूरत पड़ा, नहीं बैलेंस करने की जरूरत नहीं पड़ा। मतलब इसका 1 मोल इसके कितने मोल से रिएक्ट करेगा, 2.5। दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ इक्विवेलेंस। आया समझ में, पक्का। एक क्वेश्चन जाते हुए, Cr2O7 माइनस 2, ठीक है, रिएक्ट कर रहा है मान लेते हैं H2S से और जा रहा है Cr+3 में और SO3 में, मान लेते हैं, बैलेंस नहीं करते। अब क्वेश्चन देखो क्या है, क्वेश्चन क्या है, T इक्वल टू 0 पे इसका x मोल है, इसका 1 मोल है, तो x क्या होगा, जल्दी क्विक, कैसे करेंगे। व्हाट मोल ऑफ डाइक्रोमेट react with 1 mole of H2S? What mole of Cr2O7 minus 2 react with 1 mole of, ध्यान से सब लोग क्या करेंगे, इन दोनों का इक्विवेलेंट क्या करेंगे बच्चे, Cr2O7 minus 2 का इक्विवेलेंट को किससे इक्वेट कर दें, H2S का, ठीक है। अच्छा, इसका x मोल है, इसका n फैक्टर बताओगे कोई, थप्पड़ लगाऊंगा। 3 से बदल रहा है 2 एटॉमिसिटी। देखो नंबर ऑफ मोल ऑफ डाइक्रोमेट क्या आ गया, नंबर ऑफ मोल इनटू n फैक्टर। अच्छा, इसका 1 मोल तो दिया ही है, इसका कितने से क्या हो रहा है,
-2 से +6 कितने से चेंज है? 8 से इंटू 1। H2S में सल्फर कितना है? कितना हो गया? X कितना आ गया? 4/3 हो गया आंसर। बैलेंसिंग करने का जरूरत नहीं पड़ा। आ रहा है समझ में? चैप्टर कंप्लीट। ठीक है, कुछ क्वेश्चन और करा सकता हूं मैं।